किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में एक और बहुत ही जरूरी लेख लेकर हाजिर हूं मैं पवन। लेख का शीर्षक है क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। ये लेख भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है और इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी। आंदोलन के पहले चरण की कमजोरियां और सीमाएं। आंदोलन के पहले चरण के दौरान पूना और बंगाल के क्रांतिकारियों की पहली कमजोरी थी उनका हिंदू पूर्वाग्रह। इस पूर्वाग्रह ने मुस्लिम जनता को आंदोलन से दूर रखा। हालांकि बंगाल के क्रांतिकारी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन मुस्लिम जनता से कार्यकर्ता भर्ती करने का कोई गंभीर प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। इस कथन से कुछ अपवाद यहाँ वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन अपवाद कभी नियम नहीं बनते। आंदोलन के दायरे को सीमित करने वाली दूसरी कमजोरी थी जनता के साथ जीवंत संबंधों का न होना। स्वदेशी आंदोलन के 3 या 4 सालों को छोड़कर जब बंगाल के क्रांतिकारी जनता के बीच गए और लोगों को सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया, आमतौर पर क्रांतिकारी व्यक्तिगत क्रियाशीलता में विश्वास रखते थे, जिसे सरकार आतंकवाद के गलत नाम से पुकारती थी। जनता इन क्रांतिकारियों के आत्म बलिदान, निर्भीकता और साहस की प्रशंसा तो करती थी, लेकिन अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के साथ उनकी कार्रवाइयों को जोड़ सकने में असमर्थ रहती थी। ऐसी स्थिति में साम्राज्यवादियों के लिए क्रांतिकारियों का दमन कर सकना और भी आसान हो जाता था। आंदोलन की तीसरी सीमा थी उसके कार्यकर्ताओं का वर्ग चरित्र। क्रांतिकारी आंदोलन के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा बहुमत निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित था। इस चरण में ये एकदम स्वाभाविक था। ये वही दौर था जबकि नई पीढ़ी विदेशी शासन से पूर्ण मुक्ति का दावा करने लगी थी। ये पीढ़ी खुद को वयस्क समझने लगी थी। नौजवान तबके में बेचैनी थी, मगर पुराना नेतृत्व होम रूल के लिए प्रस्तावों और प्रार्थना पत्रों से आगे बढ़ने को तैयार न था। लेकिन शिक्षित नौजवान एक नई दुनिया पाने के लिए अपना सब लुटा देने पर आमादा था। नौजवानों का विश्वास था कि वे जुझारू सशस्त्र संघर्ष के जरिए देश को आजाद करा सकते हैं। इसके लिए वे अपना जीवन तक होम कर देने को तैयार थे। मध्यम वर्ग स्वभाव से ही व्यक्तिवादी होता है। ये एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। अगर ये पूंजीपति वर्ग की तरफ जाता है तो प्रतिक्रियावाद का वाहक हो जाता है। अगर ये मजदूर वर्ग के साथ खड़ा होता है तो स्वयं नेतृत्व प्रदान कर सकने की क्षमता न होते हुए भी एक क्रांतिकारी शक्ति बन जाता है। इसकी स्वतंत्र कार्रवाइयां प्रायः व्यक्तिगत कार्रवाइयों का रूप ले लेती हैं। जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, उस समय स्वाधीनता के लिए जन आंदोलन खड़ा कर सकने में न तो पूंजीपति वर्ग समर्थ था और न मजदूर वर्ग ही। इस चुनौती का सामना अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार इन मध्यम वर्गीय नौजवानों ने स्वभावतः अपने ढंग से किया, जो आरंभ में व्यक्तिगत कार्यवाहियों का ही रूप ले सकती थी। ये सीमा एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज थी। गुलामी की अपमानजनक स्थिति के सामने समर्पण करने से बेहतर होता है चोट करना और नष्ट हो जाना। किसी न किसी को पहली चोट करनी ही पड़ती है। पहली चोट का कोई नतीजा नहीं निकलता और पहली चोट करने वाले ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाती। झरना बढ़कर गरजता हुआ दरिया बन जाता है, चिंगारी ज्वालामुखी बनती है, व्यक्ति समष्टि से एकाकार हो जाता है। पुरानी व्यवस्था की जगह एक नई व्यवस्था आती है और सपना एक हकीकत रूप ले लेता है। क्रांतियां इसी तर्ज पर आगे बढ़ती हैं। भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भी ठीक इसी तर्ज पर आगे बढ़ा। भारतीय क्रांतिकारियों ने अकल्पनीय कठिनाइयों के बीच भी आधुनिक युग की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी ताकत को चुनौती देने की जरूरत की। इतना ही नहीं, उस युग के क्रांतिकारी शूरवीरों
चापेकर भाइयों खुदीराम, कन्हैयालाल और मदनलाल धींगरा ने अपने आत्म बलिदान और शहादत के माध्यम से अपने ऊँगते हुए देशवासियों को जगाया और उन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा अपने जन्मसिद्ध जनवादी राजनीतिक अधिकारों के उच्च विचारों से भी परिचित कराया। क्रांतिकारी आंदोलन ऐतिहासिक रूप से अपने ढंग का वो पहला आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए भारत के संघर्ष के राजनीतिक उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वाधीनता तथा ब्रिटिश साम्राज्य से हर तरह के राजनीतिक संबंध विच्छेद के लक्ष्य को जनता के सामने रखा। ठीक इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने विदेशी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संगठित हथियारबंद संघर्ष के लिए जनता का आह्वान किया। वे शुरू से ही भारतीय जनता के लिए पूर्ण राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे और उस लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। उनकी शहादतों ने उनके प्रति जनता की प्रशंसा को उभार कर विदेशी साम्राज्यवादी शासन के प्रति उसकी नफरत को और भी तीखा बनाया और उसके संघर्षशील साहस को और भी ऊंचा उठाया। गदर पार्टी की स्थापना। गदर आंदोलन के पहले दौर में बहुत से क्रांतिकारी देश छोड़कर यूरोप और अमेरिका चले गए थे। उनका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए धन संग्रह करना, प्रचार करना और साहसी, आत्मत्यागी तथा समर्पित युवकों की एक टीम खड़ी करना। इस काम में उनको कुछ कम सफलता नहीं मिली, लेकिन जहां तक अंतिम लक्ष्य का प्रश्न है, उनके विचार अभी तक भारत की आजादी की एक भावनात्मक धारणा तक ही सीमित थे। क्रांति के बाद स्थापित होने वाली सरकार की रूपरेखा क्या होगी, दूसरे देशों की क्रांतिकारी शक्तियों के साथ उनके संबंध क्या होंगे, नई व्यवस्था में धर्म का क्या स्थान होगा आदि प्रश्नों पर उस समय के अधिकांश क्रांतिकारी स्पष्ट नहीं थे। ये सूरत कमोबेश 1913 तक जारी थी। इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट रवैया अपनाने का श्रेय गदर पार्टी के नेताओं को जाता है। इस शताब्दी के पहले दशक में भारत छोड़कर जाने वाले क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार के हाथों में पड़ने से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश तक भटकना पड़ता था। अंत में उनमें से कईयों ने अमेरिका में बसने और उस देश को अपने कार्य का आधार क्षेत्र बनाने का फैसला किया। इनमें प्रमुख थे तारकनाथ दास, शैलेंद्र घोष, चंद्र चक्रवर्ती, नंदलाल कार, बसंत कुमार राय, सारंगधर दास, सुधींद्र नाथ बोस तथा जी.डी. कुमार। पहले दशक के अंत तक लाला हरदयाल भी उनसे आ मिले। इन लोगों ने अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय प्रवासियों से संपर्क किया, धन संग्रह किया, अखबार निकाले और कई जगहों पर गुप्त संस्थाएं कायम की। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम से अखबार निकाला और अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों तथा भारतीय प्रवासियों के लिए व्याख्यान देते रहे। वे समिति नाम की एक गुप्त संस्था के प्रधान भी थे। इस संस्था के अन्य सदस्य थे शैलेंद्र नाथ बोस, सारंगधर दास, जी.डी. कुमार, लस्कर और ग्रीन नामक एक अमेरिकी। रामनाथ पुरी ने 1908 में हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की और सर्कुलर ऑफ फ्रीडम नाम से एक अखबार निकाला। ये इस अखबार के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से खदेड़े जाने की वकालत करते रहे। जी.डी. कुमार ने वैंकूवर से स्वदेशी सेवक नामक अखबार निकाला। वे वहाँ की एक गुप्त संस्था के सदस्य भी थे। इस संस्था के सदस्य रहीम और सुंदर सिंह भी थे। सुंदर सिंह आर्यन नाम के एक अखबार का संपादन भी करते थे और उसके जरिए लगातार ब्रिटिश विरोधी प्रचार चलाते थे। रहीम और आत्माराम ने वैंकूवर में यूनाइटेड इंडिया लीग का गठन किया। लाला हरदयाल 1911 में अमेरिका पहुंचे और वहां स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन नाम की एक संस्था उन्होंने गठित की। 1913 में एस्टोरिया की हिंदुस्तानी एसोसिएशन का गठन हुआ। करीम बख्श, नवाब खान, बलवंत सिंह, मुंशी राम, केसर सिंह और करतार सिंह सराभा इसके सदस्य थे। ठाकुरदास और उनके मित्रों ने सेंट जॉन में रहने वाले भारतीयों की एक संस्था गठित की। 1913 में शिकागो में हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। लाला हरदयाल ने महसूस किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत इन संगठनों की गतिविधियों का समन्वय आवश्यक है।
अतः उन्होंने कनाडा और अमेरिका में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम की एक संस्था के गठन का फैसला लिया गया। बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल इसके क्रमशः अध्यक्ष और सचिव चुने गए। लाला हरदयाल नौकरी से इस्तीफा देकर अपना पूरा समय एसोसिएशन के काम में लगाने लगे। मार्च 1913 में एसोसिएशन ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नाम से अखबार निकालने का फैसला किया। उसके बाद एसोसिएशन का नाम भी बदलकर गदर पार्टी कर दिया गया। आगे की तरफ एक बड़ा कदम। 1913 में गदर पार्टी का गठन क्रांतिकारी आंदोलन के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम था। इसने राजनीति को धर्म से मुक्त किया और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। धर्म को निजी मामला घोषित कर दिया गया। अखबार गदर ने हिंदू मुसलमान दोनों का आह्वान किया कि वे आर्थिक मसलों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनका दोनों के जीवन पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। प्लेग से हिंदू और मुसलमान दोनों ही मर रहे हैं। अकाल पड़ने पर अन्न से दोनों ही वंचित रहते हैं। पगार के लिए जोर जबरदस्ती दोनों पर की जाती है और दोनों को ही अत्यधिक ऊंची दरों पर भू राजस्व तथा जल कर देना पड़ता है। समस्या हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं, बल्कि भारतीय बनाम अंग्रेज शासकों की है। हिंदू मुस्लिम एकता को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि उसे कोई तोड़ न सके। गदर पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती थी और ठोस हिंदू मुस्लिम एकता की तरफदार थी। वो छूत और अछूत के भेदभाव को भी नहीं मानती थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम के लिए एकता, यही उसे प्रेरित करने वाले प्रमुख सिद्धांत थे। इस मामले में गदर पार्टी उस समय के भारतीय नेताओं से मीलों आगे थी। सोहन सिंह जोश के अनुसार गदर के क्रांतिकारी राजनीतिक सामाजिक सुधार के सवालों पर अपने समसामयिकों से आगे थे। 14 मई 1914 को गदर में प्रकाशित एक लेख में लाला हरदयाल ने लिखा, प्रार्थनाओं का समय गया, अब तलवार उठाने का समय आ गया है। हमें पंडितों और काजियों की कोई जरूरत नहीं है। 1913 में पोर्टलैंड में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि गदर के क्रांतिकारियों को आगामी क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें भारत जाकर और वहां से अंग्रेजों को भगाकर अमेरिका जैसी एक जनतांत्रिक सरकार कायम करनी चाहिए, जिसमें धर्म, जाति और रंग के अंतर से परे सभी भारतीय समान और स्वतंत्र हों। लाला हरदयाल ने, जो अपने आप को अराजकतावादी कहा करते थे, एक बार कहा था कि स्वामी और सेवक के बीच कभी कोई समानता नहीं हो सकती, भले ही वे दोनों मुसलमान हों, सिख हों अथवा वैष्णव हों। अमीर हमेशा गरीब पर शासन करेगा। आर्थिक समानता के अभाव में भाईचारे की बात सिर्फ एक सपना है। हिंदुस्तानियों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने को गदर पार्टी ने अपना एक उद्देश्य बनाया। युगांतर आश्रम नाम के गदर पार्टी के दफ्तर में सवर्ण हिंदू, अछूत, मुसलमान और सिख सभी जमा होते और साथ साथ भोजन करते। जब धर्म राजनीति के साथ घुल मिल जाता है तो वो एक घातक विष बन जाता है और राष्ट्र के जीवंत अंगों को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है। भाई को भाई से लड़ाता है, जनता के हौसले पस्त करता है, उसकी दृष्टि को धुंधला बनाता है, असली दुश्मन की पहचान कर पाना मुश्किल कर देता है, जनता की जुझारू मनस्थिति को कमजोर करता है और इस तरह राष्ट्र को साम्राज्यवादी साजिशों की आक्रमणकारी योजनाओं का लाचार शिकार बना देता है। भारत में इस बात को सबसे पहले गदर के क्रांतिकारियों ने महसूस किया। उन्होंने दिलेरी के साथ ऐलान किया कि वे इस जहर को अपनी राजनीति से दूर ही रखेंगे और उन्होंने जो कहा वैसा ही किया। भारतीय राजनीति में यह उनकी पहली महान उपलब्धि थी। गदर के क्रांतिकारियों की दूसरी महान उपलब्धि थी उनका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। गदर का आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। उसकी शाखाएं मलाया, शंघाई, इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज, फिलीपींस, जापान, मनीला, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, फिजी, बर्मा और दूसरे देशों में कार्यरत थीं। गदर पार्टी के उद्देश्यों के प्रति इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड IWW की बहुत हमदर्दी थी। वे यानी गदर के क्रांतिकारी सभी देशों की आजादी के तरफदार थे। कई कवियों की लिखी हुई कविताओं के संग्रह गदर दी गूंज में एक कवि कहता है, भाइयों, चीन के खिलाफ जंग में न लड़ो। भारत, चीन और तुर्की के आवाम आपस में भाई हैं। दुश्मन को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो इस भाईचारे को तहस नहस कर सके।
वैंकूवर में 1911 में एक संस्था कायम हुई थी जिसका उद्देश्य था बाकी दुनिया के साथ भारतीय राष्ट्र के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संबंध कायम करना। लाला हरदयाल ने भी कई बार अपने भाषणों में ये घोषणा की थी कि वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि हर उस देश में क्रांति चाहते हैं जहां गुलामी और शोषण मौजूद है। गदर के क्रांतिकारियों के प्रचार का प्रमुख अंग था दुनिया की श्रमिक यूनियनों के नाम अपील जारी करना। उन्होंने पूरी दुनिया के जनसाधारण से अपील की कि वे साम्राज्यी निजाम को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हों। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।